वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि बजट आज पेश होना है। 2023-24 का बजट आज पेश होगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे इंतजार सभी को है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आज बजट। क्या होगा उस पिटारे में अपना 5वां बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। क्या कुछ होगा इसमें, युवाओं को लेकर क्या हो सकता है, महिलाओं को लेकर क्या हो सकता है, किसानों को लेकर क्या हो सकता है, कोई ना कोई बड़ा ऐलान हो सकता है और उम्मीदें लगभग सभी वर्गों को हैं। जनता को केंद्र सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि आखिरी बजट होगा। और सबसे बड़ी बात कि रेल किराए में क्या छूट मिल सकती है, इस बात को लेकर भी उम्मीदें हैं। हेल्थ बीमा पर भी खुशखबरी मिल सकती है, यानी हर वर्ग को उम्मीदें हैं। महंगाई से भी जनता को थोड़ी सी राहत इस बजट से मिल सकती है। तो 2023-24 का बजट आज पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, हर किसी को उम्मीद है। महिलाएं उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि क्या उनकी किचन का जो बजट है वो सुधरेगा। युवा अपने रोजगार को लेकर उम्मीदें लगाए बैठे हैं, किसान अपनी फसलों को लेकर उम्मीदें लगाए बैठे हैं और हर कोई इस समय बजट को लेकर उम्मीदें लगाए बैठा है। क्या निकलकर सामने आता है आज के बजट से, क्योंकि इंतजार हर वर्ग को है। इसको लेकर एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, वो आप देखिए। 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो। बजट सत्र का आज से आगाज हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आर्थिक सर्वे पेश किया। बताया जा रहा है कि आर्थिक सर्वे में 2023-24 में विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान जताया गया है। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि युग निर्माण का अवसर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गुलामी की मानसिकता से आजादी दिला रही है। आज राजपथ कर्तव्य पथ बन गया। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का लाभ देश को मिलना शुरू हो चुका है। आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और दुनिया भर से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रही हैं। बीते वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बेनामी संपत्ति अधिनियम को नोटिफाई किया गया है। आर्थिक अपराध कर फरार हुए अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए फजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पारित किया गया है। सरकारी कामों में पक्षपात और भ्रष्टाचार के चलन को भी खत्म करने के लिए प्रभावी सिस्टम बनाया गया है। आज सरकारी कामों में टेंडर और खरीद के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे व्यवस्था है, जिसमें अब तक 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। राष्ट्र निर्माण में ईमानदार योगदान देने वालों को आज विशेष सम्मान दिया जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कोई जटिलताओं को खत्म कर देशवासियों का जीवन आसान बनाया गया है। फेसलेस जांच को बढ़ावा देने की वजह से व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और उसे जवाबदेह भी बनाया गया है। पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज ITR भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। आज GST से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन, आधार, मोबाइल से कुछ फर्ज लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया। बीते वर्षों में DBT के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज़्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है। अब तो पूरी पारदर्शिता से
27 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट करती है कि ऐसा योजना और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है। जब भ्रष्टाचार रुकता है और टैक्स की पाई का सदुपयोग होता है तो भारत टैक्स पेयर को भी गर्व होता है। माननीय सदस्यगण, आज देश का ईमानदार करदाता चाहता है कि सरकारें शॉर्टकट की राजनीति से बचे, ऐसा योजनाएं बने जो समस्याओं के स्थायी समाधान को प्रोत्साहित करे। जिनसे सामान्य जीवन का सशक्तिकरण हो। इसलिए मेरी सरकार ने वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देशवासियों के दीर्घकालीन सशक्तिकरण पर बल दिया है। गरीबी हटा आप केवल नारा नहीं रह गया है, आप मेरी सरकार द्वारा गरीब की चिंताओं का स्थायी समाधान करते हुए उसे सशक्त बनाने के काम किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद से बनी पारदर्शी व्यवस्था में आज पूरा का पूरा हर लाभार्थी तक पहुंच रहा है। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना की पूरा की जा सकती है। आप मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्रों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। मेरे सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। बजट सत्र का पहला दिन रहा, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस दिन को संबोधित किया। कल देश की जनता के लिए संसद में आम बजट पेश होगा। माना जा रहा है केंद्र सरकार जनता को राहत देने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है। इस लिहाज से जनता के लिए लुभावना बजट हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि वित्त मंत्री के बजट की पोटली में जनता के लिए क्या क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आज बजट पेश होना है और बजट को लेकर हमारे साथ कई जगह से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समय ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ है, गुलशन सैफी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, और भी अलग अलग राज्यों से संवाददाता जुड़ेंगे जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर समय दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से दीपक पांडे हमारे साथ बने हुए हैं और नोएडा से विनय गुप्ता भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशा, सबसे पहले आप ही का रुख करते हुए, बजट से हर किसी को उम्मीदें हैं। बिल्कुल काजल, देखिए जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मौसम किस तरीके से सर्द बना हुआ है, लेकिन आज के इस वक्त की हम बात करें तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और जोश भरा ये माहौल इस वक्त बना हुआ है। और क्योंकि मोदी सरकार का ये आखिरी और पूर्ण बजट होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए सभी जनता की नज़र इस केंद्र के बजट में टिकी हुई है कि आज किन किन वर्गों का किस तरीके से ध्यान मोदी सरकार रखती है। हर एक वर्ग को यहाँ पर उम्मीदें है कि सरकार इस बार का जो बजट, ये अंतिम बजट होगा, क्योंकि कह सकते हैं कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे सीधा इस बजट का असर उसमें पड़ने वाला है। और ऐसे में मोदी सरकार भी अपने इस बजट में कोशिश करेगी कि हर वर्ग का यहाँ पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि आज जो बजट वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए पेश होना है उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में तो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ पर कोशिश भी की जा रही है कि हर वर्ग का किस तरीके से ध्यान यहाँ पर रखा जाए। और यहाँ पर देखिए काजल, जिस तरीके से विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाए बैठा हुआ है, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया था कि विपक्ष पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार का जो बजट होगा उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। इस वक्त अगर हम बात करें बेरोजगारी दर की, तो 8.3% बेरोजगारी दर अपने उच्चतम स्तर पर है। वहीं पिछले साल महंगाई
की जो दर है वो अप्रैल माह में सबसे ज़्यादा थी, 7.79% रिकॉर्ड किया गया था। तो ऐसे में हालांकि क्योंकि ये अंतिम बजट होगा तो माना जा रहा है कि हर वर्ग का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो संख्या है, जो आबादी है मध्यम वर्ग की है। तो ऐसे में ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं यहाँ पर जो करदाता हैं, जो टैक्स भरते हैं, टैक्स स्लैब में यहाँ पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि किसान कृषि प्रधान देश है और अगर हम बात करें किसानों की तो किसानी जो बजट है उसमें भी इजाफा किया जा सकता है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि 400 के करीब और वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर चलाई जाएगी, ऐसे में ये भी माना जा रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी रेल प्रोजेक्ट्स हैं उसे केंद्र सरकार पूरा करना चाहती है। ऐसे में रेल बजट को भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो निगाहें टिकी है, जिस तरीके से तनाव इस वक्त बना हुआ है चीन के साथ भारत का, तो रक्षा बजट में भी यहाँ पर बढ़ोतरी होने के आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नजरें टिकी है वो इस पे भी टिकी है कि किन किन वस्तुओं में छूट यहाँ पर सरकार दे सकती है। क्या महंगाई कम करने को लेकर सरकार कोई एक ऐसा खाका लेकर आती है, और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि कौन से ऐसे सामान है जिन्हें जीएसटी के बाहर दायरे में रखा जाता है। क्या महंगाई बढ़ती है या महंगाई में यहाँ पर लगाम लगाया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें रसोई गैस की उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। एक सिलेंडर इस वक्त आपको 1100 रुपये का मिलता है। वहीं जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में हमने देखा है कि आए दिन वृद्धि होती है, इसका सीधा असर घरेलू खर्चों पर भी पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने से सीधा किराया बढ़ता है, माल भाड़ा भी बढ़ता है और सब्जियां, दालें, इन सब के रेट भी बढ़ते हैं। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, क्योंकि हर किसी को उम्मीदें हैं आज बजट पेश होना है। बिल्कुल लौटेंगे ईशा आपके पास, आप बने रहिए। हर किसी को उम्मीदें हैं क्योंकि बजट पेश होना है। आज बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी, अपना 5वां बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री युवाओं को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, किसानों को लेकर कोई बड़ा ऐलान सरकार कर सकती है, और जनता को केंद्र सरकार जिस तरीके से उम्मीदें केंद्र सरकार से हैं, आपको ये बता दें कि बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। तमाम उम्मीदें इस समय जनता लगाए बैठी है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी तक जो टैक्स को लेकर है उसको भी उम्मीदें हैं बजट में सरकार इस छूट को बढ़ाकर 2 लाख तक कर सकती है। टैक्स को लेकर जो छूट है वो बढ़ सकती है। बजट में भी वित्त मंत्री देश के किसानों के लिए अपना पिटारा खोल सकती हैं। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली जो नकद राशि है वो बढ़ सकती है। अभी 6000 रुपये किसानों के खाते में दिए जा सकते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी के स्टार्टअप के लिए भी सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। बजट में भी वित्त मंत्री देश के किसानों के लिए अपना पिटारा खोल सकती है। लेकिन क्या हो सकता है ये देखना होगा। गुलशन सैफी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, दिल्ली के लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार का जो बजट होगा 5वां बजट, लगभग लग ये रहा है कि इसमें हर वर्ग को साधा जाएगा, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो या फिर युवा हो। देखिए, आपने कहा काजल की हर वर्ग को साधा जाएगा, जबकि मेरा मानना है कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, उससे पहले का ये पूरा बजट है। तो ऐसे में सरकार भी चाहेगी कि जो उनकी योजना है उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया जाए। और आपने कहा टैक्स की बात, जहाँ की टैक्स की छूट की मैं आपको बता दूं कि साल 2019 में जब पहली बार निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया था, उस समय टैक्स स्लैब में बदलाव किए थे। उसके बाद चाहे 20, 21, 22 लगातार 3 बार उसके बाद भी पेश किया गया बजट, लेकिन वो कोई टैक्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। तो इस बार आखिरी बजट में उम्मीद की जा रही है कि लगता है इस बार जो टैक्स स्लैब है उसमें कुछ बदलाव होगा और खासतौर पर बुजुर्गों और महिलाओं को छूट मिलेगी। जब हमने दिल्ली वालों से बात की कि बजट से 48 घंटे पहले हमने दिल्ली वालों की राय जानने की कोशिश की, तो एक बात साफ निकल कर आई कि सभी लोगों का एक टारगेट था कि जो रसोई का बजट है वो घटना चाहिए, जो यानी रसोई से संबंधित चीजें हैं उन पर टैक्स कम होना चाहिए, जिससे उनका यापन हो सके। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, एक तरफ किसानों की बात कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात करूं ये पूरे भारत का बजट है, इसमें किसी भी एक वर्ग को तवज्जो नहीं दी जा सकती। हाँ, उत्थान के लिए जरूर काम किए जा सकते हैं। और एक बात मैं और साफ कर दूं कि साल 2006 से पत्रकारिता करते हुए मैंने यही सीखा है कि हर बजट में किसी न किसी को कुछ जरूर मिलता है। मान लीजिए टैक्स में छूट मिली तो जनता को राहत, अगर नहीं मिली तो जो संबंधित विभाग होता है उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है, सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो मिलता जरूर है, लेकिन ये किसको मिलता है देखना होता है बजट के बाद। जी बिल्कुल, लेकिन गुलशन, अगर दिल्ली के लोगों की बात करें तो दिल्ली के लोगों को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ की महिलाएं, सबसे बड़ी बात महिलाओं को लेकर बात करेंगे, क्योंकि महिलाएं अपने किचन को लेकर, जो गृहिणियां हैं उनको उसी को लेकर उम्मीदें होती हैं। क्या उसका बजट सुधर सकता है? क्या किचन का बजट सुधर सकता है?
काजल, बिल्कुल आपने जी, जी। वाजिब सवाल उठाया, क्योंकि जी। जब हमारी वित्त मंत्री भी एक महिला है और तो हमने बिल्कुल। महिलाओं से बात की, और बिल्कुल। खास तौर पर हमारा टारगेट रहा कि हम महिलाओं से उन मुद्दों पर बात करें कि हम्म। बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं। तो गृहिणी और कामकाजी व्यवसायिक हर तरह की जो महिला क्षेत्रों से जुड़ी थी, हमने सबसे बात की, लेकिन सबका अगर हम ग्रॉस निकालें तो ग्रॉस निकालने का यही अर्थ है कि किचन किचन का जो बढ़ता बजट है, जैसे अभी ईशा ठाकुर बात कर रही थी रसोई के बजट को लेकर के, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो सिलेंडर जो 400-500 से रुपए बढ़कर 1100 रुपए हो चुका है, तो वो निश्चित रूप से एक दुगना या तिगनी कीमत हो जाना रसोई बजट तो बिगड़ रहा है। खाने का तेल हो, दालें हो, तिलहन हो, और तमाम जो रसोई से जुड़ी मसाले की व्यवस्था है, ये सारी महंगी है। तो ऐसे में लोगों को यही उम्मीद है कि सरकार 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो बजट पेश करेगी, उसमें आम आदमी का ध्यान रखते हुए वह तमाम तरह की कटौती करके उनको राहत देगी। जी। बिल्कुल। विनायक हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। विनायक, हम देख पा रहे हैं कुछ युवा भी शायद आपके पीछे इस समय हैं, क्योंकि अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर युवाओं को भी काफी उम्मीदें हैं। इन लोगों से भी बातचीत आप करिए और बताइए क्या इस समय चल रहा है जो आपने अब तक देखा है ग्राउंड जीरो पर बजट को लेकर। जी, आपको बता दूं कि आज 11 बजे संसद में बजट पेश होना है। उसको लेकर सबकी निगाह, चाहे जी। छोटे वर्गों की बात करी जाए या बड़े वर्गों की, और बिजनेसमैन हो या छोटे व्यापारी हो, सबकी निगाहें जो इस बजट पर है, और सबको जो है उम्मीदें हैं कि इस बार बजट में हमें कुछ इसमें फायदा मिल सकेगा। हालांकि बात करें युवा पीढ़ी की, तो उनको भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, महिलाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो किचन है उससे ही पूरे घर का बजट चलाया जाता है। अगर महिलाएं गृहिणी धीरे धीरे अपने किचन से बचा करके पूरे घर का व्यवस्था ही चलाती है, तो कहीं ना कहीं ये बजट उनके लिए भी बहुत खास माना जाता है। तो हालांकि कुछ युवा भी हमारे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं कि वो जी। इस बजट से क्या उम्मीद करते हैं। इस बार बजट आ रहा है, क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या बदलाव होने चाहिए? जैसे कि आज आम बजट पेश होगा, तो सरकार को युवाओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे कोर्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, जैसे मेडिकल कोर्स कोई आप ले लीजिए, वो भारत में सबसे ज्यादा चार्ज लेके होता है और विदेश में बहुत कम चार्ज है। ऐसा क्या अंतर है? और भी बहुत सारी चीजें, जैसे रोजगार, नौकरियां बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट नौकरियां बहुत कम निकलती हैं और लोग ज्यादातर गवर्नमेंट नौकरियों की तैयारी करते हैं। मिडिल क्लास के लिए तो देखा जाए, जो मिडिल क्लास छात्र होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी है, और गरीब लोगों के लिए। अमीर तो पैसे देके बहुत सारे कोर्स कर लेते हैं, पर जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं उनके लिए कोई कोर्स करने की सुविधा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज भारत में लगते हैं। और यूनिवर्सिटी अगर ज्यादा निर्माण हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जैसे नोएडा में ही प्राइवेट, मैं जैसे नोएडा से ही हूँ, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत है, पर यहाँ सरकारी सुविधा बहुत कम है। तो यहाँ सरकार को देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी सरकारी यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। मेरा यही सरकार से वो है। और एक, जैसे अभी महंगाई पे भी आप देख लीजिए, अगर सरकार पेट्रोल को जीएसटी में ला दे तो 22 से 23 रुपए लोगों को बहुत कम हो जाएंगे, बहुत सुविधा मिलेगी जेब पे। तो वो जरूरी है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आ जाए। बिल्कुल, तो युवा पीढ़ी का कहना है कि बेरोजगारी और पढ़ाई लिखाई, इन सब मुद्दों को भी लेकर के सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि नोएडा में हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बहुत हैं हाईटेक सिटी होने के कारण, लेकिन सरकार की तरफ से जो एक यूनिवर्सिटी है उसमें भी कुछ चीजें उपलब्ध करानी चाहिए। हालांकि दूसरे भाई भी उनसे बात करते हैं, भाई इस बार बजट आ रहा है तो किस चीज की उम्मीद करते हैं? बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ रही है, दूध के रेट, सिलेंडर के रेट। भाई हर चीज के रेट एक तो बढ़ रहे हैं, और दूसरा हमें ना व्यापार पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं भी खुद एक व्यापारी हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ आपने देखा होगा छोटे छोटे शहरों में जो पहले छोटी छोटी कंपनियां थी वो खत्म होती जा रही हैं। तो उस कंपनी को लेके थोड़ा सा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी तो है ही है इसमें, तो वो भी देखी जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि युवा 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी में कहाँ गुजारा नहीं कर पाता, अपना हर चीज देखनी पड़ती है। और वो बेचारा ठेले मजदूर वाला भी कुछ नहीं कर पाता इस चीज में। हम देखते हैं कि सुबह निकलते हैं तो हमको आना, अब जेब में कुछ न बचे, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, हर चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे। इसीलिए वो है। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो ये महंगाई बढ़ रही है उसमें कटौती करी जानी चाहिए, जो व्यापार है उसमें जीएसटी है, अन्य चीजें हैं, उसको भी लेकर के छूट देनी चाहिए। क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले अभी बात करी थी कि 2 दिन पहले भी बजट को लेकर के, तो मोबाइल एसोसिएशन वालों का कहना है कि टैक्स पे छूट देनी चाहिए, क्योंकि टैक्स इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों की मांग जो है टैक्स में ज्यादा छूट देनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ और हम आगे भी लगातार बजट को लेकर आप सभी संवाददाताओं से जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।